हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। आज के इस वीडियो में मात्र आपको मुझे 15 मिनट देना है और इस 15 मिनट में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव का 15 मिनट में पूरा निचोड़ देने वाले हैं इस चैप्टर संसाधन एवं विकास का। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा वरना आपको पछताना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। सबसे पहले आप लोग इस मैप को ध्यान से समझो। इस मैप में क्या कह रहा है कि संसाधन जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानवीय संसाधन। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं मानवीय। और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो नेचर हमें देता है, जो गॉड गिफ्टेड होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नवीकरणीय योग्य और दूसरा होता है अनवीकरणीय योग। बात समझ में आई? ये होता है नवीकरणीय योग, यानी एक होता है अनवीकरणीय योग। बात समझ में आया? या नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होता है? जैसे ये सतत होता है अथवा प्रवाह जैसे चलते रहता है, जैसे पवन हो गया, ये हवा हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, ये सब क्या हो? ये मतलब चलते रहता है, ठीक है ना, ये सतत होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी एक होता है जैव संसाधन भी होता है। जैसे जैव में प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगा, वन्य जीव हो जाएगा, ये सब नवीकरणीय योग्य में होता है। लेकिन अगर हम बात करें अनवीकरणीय में, तो अनवीकरणीय में कौन कौन आएगा? पुनः चक्रीय धातुएँ, जैसे कि धातु हो गया, ठीक है, इसको हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं करते, मतलब ये ख़त्म होने वाला है, एक बार यूज़ किया ख़त्म हो गया, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, ठीक है, बात समझ में आया? जीवाश्म ईंधन हो गया। तो ये सब क्या होता है? ये सब अनवीकरणीय योग में संसाधन में आते हैं। मानवीय संसाधन में कौन कौन आता है? संरचनाएं एवं संस्थाएं, जो इंसान बनाता है। उसके बाद मात्रा एवं गुणवत्ता, ठीक है, तो ये सब मानवीय संसाधन में आता है। तो सिंपली आपको याद करना है यहाँ पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक में कौन हो जाएगा? नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय, ठीक है। मानवीय में कितने प्रकार के होते हैं? संरचनाएं और मात्रा और गुणवत्ता। बस इतना ही याद करना है आपको, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जो हम लोग संसाधन का वर्गीकरण करते हैं, वो चार भाग में करते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो एक एक करके सारा को डिस्कस करेंगे और देखते जाएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को, तो उत्पत्ति के जो आधार पर संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसको कहते हैं? वैसे संसाधन जिसमें जीवन होता है, ठीक है, वैसे संसाधन जिसमें जीवन होता है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पादप जात हो गया, प्राणी जात हो गया, मनुष्य हो गया, मत्स्य हो गया, जीवन एवं पशुधन आदि, यानी जिसमें कि जान पाया जाता है, जिसमें ना जान होता है, जिसको मारोगे ना तो उसको दर्द होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो पादप जात में भी जान होता है, ठीक है, कहा है ना पेड़ों को मत काटो, ठीक है, उसको काट दोगे तो उसको तकलीफ होता है। तो पादप में भी जान होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आएंगे अजैव संसाधन। दूसरा क्या होता है? अजैव संसाधन। वैसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता है अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं, ये सब देखिए अजैव संसाधन का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब क्या है? अजैव संसाधन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे साम्यता के आधार पर। अब देखिए, साम्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के हैं। एक होता है नवीकरणीय योग्य संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, दो होता है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन किसको कहते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन वे भौतिक, रासायनिक या तांत्रिक रूप से नवीकृत या पुनः चक्रीय तथा पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सौर, पवन, जल, वन्य जीवन आदि, यानी जिसको हम लोग पुनः यूज करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? नवीकरणीय योग्य संसाधन हो जाता है। और अनवीकरणीय युग में क्या होगा? जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे धातु हो गया, जीवाश्म हो गया, एक बार यूज कर लिए तो वो बस खत्म हो गया, ठीक है, दोबारा आप उसको नहीं कर सकते। बात आती है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने भाग होते हैं। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होगा वो क्या होगा? यह व्यक्तिगत संसाधन होता है एक, दो होता है सामुदायिक संसाधन होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। तो चार भाग होता है स्वामित्व के आधार पे। संसाधन के चार प्रकार के होते हैं, ये चारों नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं विकास के स्तर पर संसाधन। विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान रखिए। ये भी आपका चार भाग में बटा है, ठीक है। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, ठीक है। उसके बाद है विकसित संसाधन, बस इसका डिफिनेशन में अभी नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। भंडार और संचित कोष, बस ये चार नाम आप याद रखना कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के चार भाग हैं, ठीक है। इसको सिर्फ याद रखना है आप लोगों को, ये काफ़ी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना, हमारा रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था, ठीक है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था और ये कब हुआ था? जून 1992 में हुआ था, ये याद रखना है। 100 अधिक राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे इसमें। उद्देश्य क्या था इसका? तो जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता संरक्षण पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर, जिसे एजेंडा
21 कहा गया था, ठीक है। यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, बस आपको इतना याद रखना है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ 1992 में, उसका विषय क्या था? तो जलवायु परिवर्तन, उसका विषय क्या था? जलवायु। इसके बाद ये वाला जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सतत पोषणीय विकास किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, यानी कि अपनी प्रकृति को कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे, ठीक है। यानी कि आज जो आप विकास कर रहे हो, भविष्य में आने वाले लोगों को, हम लोगों को कोई तकलीफ ना दें, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स लाइन आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बुक का नाम है, इसको ध्यान से देखिए, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। ये किताब किसकी थी? ये किताब सुमेसर की थी। किसकी थी? सुमेसर की। तो याद रखिएगा, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था हम लोगों को, ऑब्जेक्टिव बुक में भी क्या नाम है, शमशेर है कि क्या है। तो देखिए, इसका जो नाम है वो क्या है? शुमशेर है, ठीक है। इसका रियल नेम क्या है बाबू? शुमेशर है, सॉरी शुमेशर है, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और इसके लेखक ये किसने लिखा था, कौन सा बुक लिखा था? तो स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक और बात कहा गया है कि 1987 में ब्रूंडलैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण मूल्य योगदान किया गया था। कौन सा रिपोर्ट? तो ब्रूंडलैंड आयोग रिपोर्ट, ठीक है। या ये याद रखना है। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य पुस्तक प्रकाशित हुआ। हमारा साझा भविष्य शीर्षक से ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में किया गया। तो देखिए, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे हम लोग पठार के बारे में जानते हैं। पठार के बारे में भी सवाल आता है। तो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 27% भूभाग जो ये विस्तृत है। पठार कितना है देश में? 27% भूभाग क्या है? पठार है। ये याद रखिएगा, जहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। दूसरी अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्र की, तो लगभग 43% भूभाग पर ये विस्तृत है। मैदानी क्षेत्र कितना है? 43% है, जो कृषि और उद्योग और विकास के लिए क्या है? उपयोगी है। अब यहाँ पर देखोगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति जो है 1992 में निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यानी कि ये जो वन नीति लागू हुआ था, ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 1952 में हुआ था। ये याद रखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देखो, यहाँ पे भूमि निम्नीकरण का मतलब हम लोग समझेंगे। आप लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में रट रहे होगे, भूमि निम्नीकरण का कारण ये है, भूमि निम्नीकरण का कारण ये नहीं है। तो भाई, भूमि निम्नीकरण है क्या? यहाँ पे समझो, पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। आप समझ में आया? यानी कि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, अगर उसमें कमी हो रहा है किसी कारण भी, चाहे हमारे द्वारा कमी हो रहा है या नेचर के द्वारा कमी हो रहा है, तो उसको हम लोग भूमि निम्नीकरण कहेंगे। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, यानी कि कमी से जूझ रहा है। आइए जानते हैं भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, ठीक है। सबसे पहला होता है खनन, यानी कि माइनिंग, जो कि पत्थर वगैरह पहाड़ों से निकाला जाता है। अत्यधिक सिंचाई, देख लीजिए, भूमि निम्नीकरण का ये सब कारण है। आपसे पूछेगा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं है, तब आप लोगों को वहाँ पहचानना होगा। तो आप लोग ऐसे याद करो कि ये भूमि निम्नीकरण का कारण है, ठीक है। कौन कौन है? खनन है, अत्यधिक सिंचाई है, वृक्षों की कटाई है, भूमि औद्योगिक जल निकासी है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक जल निकासी मतलब आप कंपनी को पानी दे रहे हो, ठीक है, और खेतों को पानी नहीं दे रहे हो, तो इंडस्ट्रियल हो गया। अत्यधिक पशुचारण, ढेर सारी गाय बकरी को अगर आप चराओगे तो उससे क्या होगा? भूमि निम्नीकरण होगा, अपरदन होगा, ठीक है। ये सब क्या है? कारक है, याद रखना है। अब बात आती है कि भूमि निम्नीकरण तो हो गया, लेकिन भूमि के संरक्षण के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो भूमि के संरक्षण के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जैसे वनों के आच्छादन के कारण उसके मूल कणों में जकड़े रहती है, यानी कि वनों का आच्छादन करना होगा, घना जंगल लगाना होगा हम लोगों को, नदी की खाइयों और पहाड़ों को ढलानों वृक्षारोपण करना होगा, ढलानों की तरफ वृक्ष लगाना होगा। रेगिस्तान के नज़दीकी क्षेत्रों में भवनों को रोकने हेतु वृक्षों का घेराव लगाना चाहिए। वे रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि नदियों के बाढ़ को अन्य नदियों में ढालकर सूखी नदियों को भरकर मृदा अपरदन में अंकुश ला सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अनियंत्रित चारागाह से पर्वतीय जमीन का स्तर कमजोर पड़ता है, उसे रोकना चाहिए। यानी कि जितने भी चरवाहे लोग जाते हैं, उससे भी मृदा का अपरदन होता है।
अब यहाँ पे देखिएगा क्षैतिज समांतर कृषि, सीढ़ीदार कृषि खेत जैसी पद्धतियाँ अपनानी चाहिए। ठीक है, सीढ़ीदार में क्या होता है ना, ऐसे ऐसे आप जब खेती करोगे ना तो यहाँ का मट्टी कट कर यहाँ जमा होगा, यहाँ का मट्टी कट कर यहाँ जमा होगा। अगर आप डायरेक्ट कर दोगे तो ये तो बह के चला जाएगा नदी में, है ना। बात समझ में आई कि नहीं। अब आपको यहाँ पे जानना है कि जो भारत में जो मृदाएँ पाई जाती है, जो मिट्टियाँ पाई जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी होती है, काली होती है, लाल और पीली होती है, लेटराइट होती है, मरुस्थलीय मृदा होती है, वन मृदा होती है। इन सब के चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। वास्तव में संपूर्ण उत्तरीय हिमालय और अपवाह नदी के तंत्र का गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र निक्षेप से बना है। ये किससे बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से बना है। जलोढ़ मिट्टी किससे बना है? गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से बना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जिसका विस्तार राजस्थान गुजरात तक है। पूर्वी तटीय मैदानों में निर्माण में विशेष सीकर यहाँ के प्रवाहित नदियों के परिणाम है। नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर मृदा के कणों का आकर बढ़ाता है। ये देखिए, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है खादर, एक होता है बांगर। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। यह पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त खेती के लिए उपयुक्त होता है। ये किसके लिए उपयुक्त होता है? जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसको भी याद रखिएगा। इसमें क्या क्या पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है। ठीक है, बात समझ में आया। इसकी जनसंख्या क्या है? घनत्व है, यानी कि ज़्यादातर ये पाया जाता है मिट्टी। आइए काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। काली मिट्टी, इसका रंग काला होता है। इन्हें रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। देखो, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ये मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में मिलती है, जो लावा सैल बनाती है। ठीक है, लावा सैल कौन बनाएगी? काली मिट्टी बनाएगी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी भाग में ये पाया जाता है। बात समझ में आ गया। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना, इतने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम लोग लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में क्या कह रहा है? लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण भागों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ठीक है, ये डिफिनेशन होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो। उसके बाद कि ये मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदानी दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी में पाई जाती है। लौह धातु के प्रसार के कारण इसका रंग लाल होता है। देखिए, इसका रंग लाल क्यों होता है? लौह धातु की अधिकता के कारण तथा जलयोजन के कारण भी इसका रंग पीला होता है। देखिए, अब लाल मिट्टी का क्या कहना है कि लाल मिट्टी जो लाल होता है वो लौह धातु के कारण होता है, लेकिन इसका जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? जलयोजन के कारण होता है। इसको याद रखना है आप लोग को, है ना। चलिए अब लेटेराइट मिट्टी पे आते हैं। लेटेराइट मिट्टी का क्या रोल है? ये ग्रीक भाषा शब्द लेटर से बना है। लेटेराइट जो होता है वो ग्रीक भाषा शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट होता है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन प्रक्रिया का परिणाम है, जो गहरी तथा अम्लीय होती है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे देख लीजिए, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के उत्तर भागों में। ठीक है, बस इतना याद रखिए। ये सब पूरा नहीं याद रखना है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बस ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, मृदा के संरक्षण की उचित तकनीक को अपनाकर इसमें केरल और कर्नाटक में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए मरुस्थलीय मृदा के बारे में जान लेते हैं। इसका रंग लाल है और ये भूरा है। ठीक है, ये आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। सीधी सी बात है भैया, मरुस्थल में तो बालू होगा तो रेतीली तो होगा ही, रेत होता है वहाँ पे। तो ये मिट्टी क्या होगा? रेतीली होगा और लवणीय होगा। ये कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जाता है। बताइए, इस मिट्टी में इतनी होती है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप लोगों को बता देते हैं कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय योग्य है, प्रवाह है, जैव है या फिर अनवीकरणीय है। तो आपको हम बता दें कि ये जो संसाधन है वो कैसा कैसा संसाधन है बाबू? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। यहाँ पर हम बात करें दूसरे सवाल की जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पुनः पूर्ति योग्य नहीं है, अजैव नहीं है, मानवकृत नहीं है, अचक्रीय नहीं है। तो ये क्या है भैया? अचक्रीय नहीं है। क्या है? अचक्रीय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें अगले सवाल की, कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा गया है। गहन खेती के लिए, अधिक सिंचाई के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक सिंचाई के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या फिर उत्तराखंड में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर झारखंड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है।
अब यहाँ पे 2-3 सवाल है सब्जेक्टिव में जिसका आंसर आप लोगों को 30 शब्दों में देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयारी कर लेना है। सबसे पहले कहा गया है 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन-कौन सी फसल उगाई जाती है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखा गया है। भारत के 3 राज्य जहाँ काली मृदा पाई जाती है ये हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। गुजरात यानी सौराष्ट्र। इस प्रकार की मृदा में कपास की खेती की जाती है जो वस्त्र निर्माण के लिए उपयोगी है। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये तो हो गया आपका। इसकी जो विशेषता है ये बहुत उपजाऊ होती है, ये नदियों द्वारा अपवाहित मृदा होती है। क्या होती है? नदियों द्वारा अपवाहित मृदा होती है और इस मृदा में पोटास, फास्फोरस तथा चूना सही अनुपात में होता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए गौ नंबर में क्या करें, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपकदम उठाने चाहिए। कौन कौन से उठाने चाहिए? देखिए समुच्चय रेखीय जुताई करना चाहिए, सीढ़ी नुमा खेती करके, या फिर फसलों के बीच घास की पट्टियाँ लगाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं घाव पे। कह रहा है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाना है आपको। देखिए ये वे संसाधन हैं, जैव संसाधन के बारे में कह रहा है कि जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे मनुष्य होता है, वनस्पति जात होता है, प्राणी जात होता है, मत्स्य होता है, जीवन होता है, पशुधन होता है आदि। यानी ये जैव मंडल से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, नेचर से मिलता है और इसमें जान पाया जाता है। ठीक है, अजैव संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टान, धातुएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। जय हिंद, जय भारत।